Hi, hello to everyone. This is Kavish IAS and we are going to talk about a country जो कि हमारे से काफ़ी दूर है, लेकिन वहाँ पर जो एक घटना घटी है, एक ऐसे पर्सन इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम हावियर मिलई है और उनके बारे में जो भी नए नए पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप इस वीडियो में बने रहें। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड एनार्को कैपिटलिस्ट, अ फार राइट लिबर्टेरियन पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिनको निकनेम दिया गया है चेन शॉ मैन। सो ऑफकोर्स एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं और बहुत सारे पॉइंट आपको इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में भी समझने को मिलेंगे कि इस तरह के पर्सन को क्यों अर्जेंटीना के यूथ ने, खासकर यूथ ने क्या किया है, इलेक्ट किया है। सबसे पहले तो एक और नाम इनका बता दें, इनको कहा जा रहा है अल लोको। यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल लोको? अल लोको मतलब होता है द मैड मैन, एक पागल पर्सन। और इनके जो पॉइंट्स हैं ना वो एक पागल पर्सन के ही हो सकते हैं। ये हालांकि अपने ज़िंदगी में टीवी पंडित काफ़ी दिनों तक रहे हैं, लेकिन हाल के सालों में ये एक पॉलिटिशियन बन करके उभरे हैं और इनके जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही डिफरेंट है, जो पूरे साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ही नया देखा जा रहा है। सबसे पहले तो जो वर्ड्स हैं ना उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नए वर्ड जो हैं वो निकल के आ रहे हैं। पहले तो आप ये समझिए कि फार राइट क्या होता है। तो दक्षिणपंथी सोच, नेशनलिस्ट सोच वाले पॉलिटिकल पार्टी आपको हर जगह मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी को भी फार राइट पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है, जो कि एक नेशनलिस्ट पार्टी है जो अपने राष्ट्र के बारे में सोचती है। बट लिबर्टेरियन क्या होता है? लिबर्टेरियन मतलब आप सिंपली समझिए जो ये कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट जो होगा वो मिनिमल होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्या करेंगे 50, 60, 70 मिनिस्ट्री लेकर के चलेंगे। जितना कम गवर्नमेंट होगा उतना बेटर गवर्नेंस होगा। ये सोच जो है वो आपका हावियर मिलई का है। सो फार राइट लिबर्टेरियन आप समझ गए। अब आते हैं दूसरे वर्ड में, जो ये खुद को प्रोक्लेम करते हैं एनार्को कैपिटलिस्ट। एनार्को मतलब जानते हैं क्या होता है? एनार्किस्ट आपने सुना होगा, जो कि एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट के खिलाफ रहता हो। मान लीजिए कि यहाँ का जो गवर्नमेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ तो मैं एक एनार्किस्ट हो जाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ये चिल्ला रहा हूँ कि पूरा जो गवर्नमेंट सिस्टम है ना वही हटा देना चाहिए और यहाँ पर मिलिट्री रूल स्थापित कर देना चाहिए, तो मैं एक एनार्किस्ट कहलाऊंगा। क्योंकि जो एस्टैब्लिश्ड रूल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश कर रहा है, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एनार्किस्ट। अब कैपिटलिस्ट में आ जाते हैं। एनार्किस्ट तो हैं ही ये जो एस्टैब्लिश जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इस देश में उसको हटाना चाहते हैं। मैं बताऊंगा कि क्यों ये हटाना चाहते हैं। ये ऐसे ही पागल नहीं कहला रहा है, इसको पागल यहाँ के लोगों ने बनाया हुआ है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम दैट अर्जेंटीनियन पीपल आर फेसिंग। उसी की वजह से ऐसे पर्सन आए हैं सत्ता में। देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन अर्जेंटीना। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ये है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है? पूंजीवादी, जो गवर्नमेंट का रोल को कम करके, देखिए 3 चीज आप समझिए। अगर मैं बोलूं कि सरकार क्या करती है, बिजनेस करती है, तो यहां की भी गवर्नमेंट बोलती है कि सरकार का, वेट अ मिनट, यहाँ की भी जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोलती है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। अब जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनका यही सोच रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स जो है ना वो क्या होने चाहिए, आने चाहिए, और गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट एंटिटी को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये होती है सोच कैपिटलिस्ट की, और यही हावियर चाहते हैं कि अर्जेंटीना में जो लेफ्ट विंग गवर्नमेंट सालों से चली आ रही है, जिसको पेरोनिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं। पेरोनिस्ट वहाँ के मैं अभी डिस्कस करूंगा उनके बारे में, हुआन पेरोन के बारे में, जो कि 1946 में बने थे आपके अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट, और उनका क्या थॉट प्रोसेस था, वो किस तरह से पॉलिटिक्स में वर्क करते थे, उसको भी समझेंगे हम लोग। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू कैन सी आउट हियर, नोन फॉर चैलेंजिंग द पॉलिटिकल एलाइट। जो पॉलिटिकल एलाइट एस्टैब्लिश थी उनको इन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने वोटर्स को अट्रैक्ट किया। उन्होंने कहा कि जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसको वो क्या कर देंगे, चैन शॉ कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, और इसीलिए इनका नाम चैन शॉ मैन भी पड़ा।
अब देखिए, जो प्रॉब्लम झेल रहा है पूरा आपका अर्जेंटीना ना, वो है ये 140% ऑफ इन्फ्लेशन। इतनी महंगाई जो आप देख रहे हैं वो बहुत ही कम कंट्रीज में देखने को मिलती है। जैसे कि वेनेजुएला में तो एक समय ऐसा सिचुएशन आ गया था कि लोग क्या करते थे, सड़कों पर निकलते थे, जो मॉल्स ये सब होते हैं ना उसमें वो लोग इंटर करते थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, सिविल वार जैसा सिचुएशन था, लोग लूट पाट मचा रहे थे, ब्रेड तक खरीदने के पैसे नहीं थे। तो ऐसा जो कंट्री होती है ना उसमें जो इन्फ्लेशन होता है वो ट्रिपल डिजिट में पहुंच जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। हमारे कंट्री में अगर 6% से भी ऊपर इन्फ्लेशन चल जाता है ना तो लोग क्या होते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं और कहते हैं कि लो इन्फ्लेशन ही होना चाहिए। देखिए, सिंगल डिजिट इज कॉल्ड लो इन्फ्लेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल, लो इन्फ्लेशन हो गया, फिर आपका हाई इन्फ्लेशन हो गया, फिर आपका हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। तो यहाँ पर जो सिचुएशन ट्रिपल डिजिट का चल रहा है ना अर्जेंटीना में, दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। और यहाँ का जो पेसो है, जो यहाँ की करेंसी है, उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी है। मान लीजिए कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि तो $1 की अगर वैल्यू 360 पेसो है ना, तो ब्लैक मार्केट में डॉलर की कीमत जो है वो 700 पेसो तक पहुंच जा रही है। आप देख लीजिए कितना बड़ा अंतर यहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, डॉलर को खरीदने में लगे हुए हैं, क्योंकि आज अगर 100 पेसो है ना तो उसका वैल्यू कब गिर करके 50 पेसो हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। आपको हो सकता है ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आराम से समझाता हूँ। मान लीजिए 100 रुपीज़ हैं आपके, 100 रुपया है आपके पॉकेट में, और आप गए 1 किलो आलू खरीदने के लिए। मान लीजिए 1 kg आप पोटैटो खरीदें, ठीक है। दूसरे दिन फिर आपने क्या किया कि 100 रुपए लेके गए, लेकिन आपको क्या मिला, सिर्फ आधा किलो ही आलू मिला। यानी कि इस नोट का वैल्यू जो है ना वो गिर गया एक ही दिन में। जो 100 रुपीज़ का था वो 50 रुपीज़ का हो गया। और इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, इसी को क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। तो जिस देश में 140% का रेट से इन्फ्लेशन भाग रहा है, वहाँ की करेंसी क्या होती है, डेप्रिशिएट करती है। और अगर आप इस करेंसी में क्या करेंगे, सेविंग करेंगे, तो आपका पैसा कहीं नहीं रहेगा। तो सब लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, डॉलर की तरफ भाग रहे हैं। और जानते हैं इन्होंने क्या प्रॉमिस किया, इन्होंने कहा कि पैसों को हटा ही देंगे, वहां की जो लोकल करेंसी है उसको हटा देंगे और सिंपली क्या ले आएंगे पता है, डॉलराइजेशन ऑफ द इंटायर इकोनॉमी ऑफ अर्जेंटीना। मतलब डॉलर ही चलेगा अर्जेंटीना में। सो एक तरह से यहां पर एक ड्रास्टिक चेंज करने की बात कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ डॉलर चलाने की बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा। ऐसे ही नहीं इन्हें द मैडमैन कहा जा रहा है। और अर्जेंटीना का सिचुएशन है भी बहुत ही बदतर। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन है, अर्जेंटीना में करप्शन है, अर्जेंटीना में लेफ्ट विंग का बहुत सालों से राज है। अब लेफ्ट विंग का जो राज है उसको समझने के लिए, क्यों लेफ्ट विंग का राज वहां पर खराब है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये पर्सन को समझना पड़ेगा। इनका नाम है हुआन पेरोन। हुआन पेरोन 1946 में मैंने बताया कि सबसे पहले प्रेसिडेंट बने। ये ऐसे प्रेसिडेंट बने जिनका वोट बैंक जो था वो मिडिल क्लास था, जिनका जो वोट बैंक था वो लेबर क्लास था, जिनका जो वोट बैंक था वो वर्किंग पीपल थे। उन लोगों ने इन्हें वोट दिया और इन्हें वहां का प्रेसिडेंट बनाया। ऑफ कोर्स वो जो समय 1940s का चल रहा है ना, वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, लेफ्ट विंग जो गवर्नमेंट है, वो ना ही सिर्फ एशिया में अपना पकड़ बना रहे हैं, यूरोप के कंट्रीज में इंटर कर रहे हैं, बल्कि वो साउथ अमेरिका में भी इंटर कर रहे हैं। और वो हुआन पेरोन के मदद से ये जो थॉट प्रोसेस है वो साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना में इंटर कर रहा है। हुआन पेरोन अपना बहुत सारे पॉलिसीज लाते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक प्रॉब्लम बताता हूं, वो है सब्सिडी। आप इतना ही समझ लीजिएगा कि ये गवर्नमेंट करती क्या है। देखिए, सब्सिडी फ्री में देना, ये सारा चीज हम अपने देश में भी देखते हैं। कोई भी चीज फ्री में नहीं आती है। आपको आज अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं आगे चल करके उसका कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। आज जो सब्सिडी मिल रही है वो कहीं ना कहीं आपको आगे उसका पैसा निकल ही जाएगा, जो अर्जेंटीना का अभी निकल रहा है। अर्जेंटीना हमेशा से सब्सिडी देता है और हाई लेवल का सब्सिडी देता है। एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेते हैं। साल भर में इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप पूरा सब्सिडी जोड़ेंगे ना तो वो $2 बिलियन पहुंच जाता है। $2 बिलियन का सब्सिडी बहुत ज़्यादा होता है। एक एग्जांपल के तौर पर आप ये समझिए
कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सबसे ज़्यादा लोन किसको दिया होगा, वो है अर्जेंटीना को। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 1/3 ऑफ द लोन जो है ना वो अर्जेंटीना को मिला है। हालांकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर थोड़ा प्रेशर भी पड़ता है कि आप अर्जेंटीना को ऐसे ही लोन कैसे दे देते हैं, आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इतना लूज क्यों रहता है। पाकिस्तान जब कटोरा लेकर के जाता है तब तो उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं, लेकिन अर्जेंटीना जब जाता है तो आप उसको ईजिली क्या कर देते हैं, लोन दे देते हैं। और ये भी जो गवर्नमेंट है, पेरोनिस्ट गवर्नमेंट जो अभी तक चलते हुए आ रही थी, वो क्या करते हैं, यही सब लोन लेकर के फिर अपने लोगों को लुभाने के लिए सब्सिडी देते हैं। तो एक तरह से एक विशियस साइकिल में पहुंच गया है। वहां पर बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी है, वहां इन्फ्लेशन बहुत ही हाई है, 140% का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है। 6% से ऊपर हमारे देश में पहुंच जाता है तो हंगामा होने लगता है। हम लोग लो इन्फ्लेशन से हाई इन्फ्लेशन नहीं झेल पाते हैं, वहां तो हाइपर इन्फ्लेशन है, करेंसी डिप्रिशिएट कर रहा है। और ऑफ कोर्स अभी तक का जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो भी मैंने डिस्कस किया। इसीलिए वहां पर क्या हमें देखने को मिला, एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला और एक न्यू पर्सन जो है उन्हें इलेक्ट किया गया है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। उसके साथ साथ यूथ के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। यूथ ने सपोर्ट किया है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट आया है, पेरोनिस्ट गवर्नमेंट जो भी थे उनको हटाने की मांग की गई है एंड दिस पर्सन को बनाया गया है। खासकर यूथ का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूथ ही है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान यहाँ पर थे, जॉब्स नहीं है, ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है और बहुत सारे जो फॉरेन रिलेशन है ना अर्जेंटीना के, उनमें भी चेंजेस करने की बात की जा रही है। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आपके पास लेफ्ट की गवर्नमेंट रहती है ना तो उनका जो झुकाव होता है वो रशिया के तरफ होता है, ऑफ कोर्स अब चाइना के तरफ होता है। रशिया, चाइना हो गया, ब्राज़ील यहाँ पर अर्जेंटीना का एक बहुत ही अच्छा मित्र था। लेकिन अब जो नए प्रेसिडेंट है ना उनका जो फॉरेन रिलेशन होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। वो क्या करने वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से डील करेंगे, वो यूरोपियन यूनियन से डील करेंगे। इवन जो नए प्रेसिडेंट है ना वो क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पर मर्कोसोर यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील है ना उसके ऊपर भी क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए मर्कोसोर क्या है ना वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे डाल दिया। मर्कोसोर यहाँ का एक आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन का ग्रुपिंग है जिसमें कि जो जो कंट्री यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे, उरुग्वे हो गया, उसके बाद ब्राज़ील हो गया, वेनेजुला को तो अभी हटा दिया गया है इस ग्रुपिंग से। तो ये सारे जो है ना वो मेंबर हैं, ये फाउंडिंग मेंबर है। उसके साथ साथ यहाँ पर चिली हो गया, ये आपका बोलीविया है, पेरू है, इक्वाडोर है, ये आपका कोलंबिया है, यहाँ पर गुयाना हो गया, सूरीनाम हो गया और फ्रेंच गुयाना हो गया। ये सब जो हैं वो आपके कौन हो जाते हैं, एसोसिएट मेंबर हो जाते हैं। ये जो ट्रेडिंग ब्लॉक है ना उसमें भी अर्जेंटीना क्या करने वाला है, चेंजेस लाने वाला है। वो चाहता है कि जो चाइना और ब्राज़ील के साथ डील है उसमें कुछ चेंजेस आए। तो ऑफ कोर्स आने वाले समय में हमें कुछ ड्रास्टिक चेंजेस, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो अर्जेंटीना के तरफ से देखने को जरूर मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा जो यूएसए और यूरोपियन यूनियन की तरफ नजदीकी है वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो लोअर हाउस है ना उसमें सिर्फ 38 सीट ही है हावियार के पास 257 सीट्स में। तो इतना आसान नहीं होगा ये सारे आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना। जब तक इनकी बहुमत नहीं आएगी तब तक वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ लेट मी टेल यू लास्ट पॉइंट की रीजनल रेमिफिकेशन भी हो सकता है। इट मींस दैट कि जिस तरह से अर्जेंटीना जैसा लेफ्ट विंग का गढ़ में एक राइट विंग एनार्को कैपिटलिस्ट आकर के सरकार बना ले रहा है, तो जो बगल के कंट्रीज हैं जिनमें भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है, फॉर एग्जांपल ब्राजील हो गया या वेनेजुएला हो गया, ये सब भी क्या कर सकते हैं, ये जो पिंक टाइड है, पिंक टाइड मतलब लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट का जो एक लहर चला था इन सारे कंट्रीज में, उसको हटाने का काम करेगा। यानी कि जो आपका साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहां पर आप राइट लीनिंग पॉलिटिशियंस भी देख सकते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो यूरोप है ना वहां पर भी हम लोगों ने ये चीज देखा, बहुत सारे कंट्री, अभी हाल में नीदरलैंड में इलेक्शन हो रहा है और वहां पर भी जो राइट विंग पॉलिटिशियंस है ना वो आगे चल रहे हैं। पोलैंड जो है वो भी राइट विंग पॉलिटिशियंस की तरफ ही मूव कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि राइट
राइट विंग पॉलिटिशियंस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। तो रीजनल रेमिफिकेशन ऑफ कोर्स होगा इस पूरे इलेक्शन का, और इकोनॉमिक रेमिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखना पड़ेगा कि मैडमैन जितना प्रॉमिस किया है उतना प्रॉमिसेस को निभाता है या नहीं। थैंक यू।